हाय एवरीवन। आज स्टूडेंट आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की प्रकृति, है ना। तो इसमें हम ये समझेंगे कि क्या प्रकृति है इसकी, क्या नेचर है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर किए हुए हैं जो आप देखिए। प्रस्ताव, वचन, वचनदाता एवं वचन ग्रहीता, प्रतिफल, ठहराव, पारस्परिक वचन, व्यर्थ ठहराव, अनुबंध, व्यर्थनीय अनुबंध और व्यर्थ अनुबंध। ये हमने 10 पॉइंट इसमें क्लियर किए हुए हैं ताकि आपको अनुबंध की प्रकृति अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। हम कॉन्ट्रैक्ट करते यदि कोई किसी को, किसी दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई माल बेचना चाहता है और वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप देना चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट यूं ही नहीं बन जाता। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जुड़े होते हैं, उसकी सिस्टमैटिक एक प्रक्रिया होती है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होती है। वो जो चीज हो रही है, जो व्यापारिक क्रिया हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रस्ताव की। सबसे पहले हम बात किस चीज की कर रहे हैं? प्रस्ताव की, प्रपोजल की, ऑफर की, है ना। यानी कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई वस्तु बेचने के लिए ऑफर देता है, ठीक है, अपनी कोई वस्तु बेचने के लिए प्रस्ताव देता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रपोजल, प्रस्ताव या ऑफर कहते हैं। इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। ठीक है। दो व्यक्ति हैं, इन दोनों ने, एक मिस्टर ए जो है वो बी को क्या कह रहे हैं कि मेरी एक कार है जो मैं 75,000 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं। ठीक है। वो ए जो है, मिस्टर ए, बी को कह रहे हैं कि मेरी एक कार है जो 75,000 रुपए में मैं आपको बेचना चाहता हूं। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रस्ताव दे रहे हैं। ठीक है। तो हमने प्रस्ताव का मीनिंग समझा कि प्रस्ताव क्या होता है, फर्स्ट है। सेकंड क्या होता है? वचन। ठीक है। वचन मतलब क्या होता है? प्रॉमिस, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। प्रॉमिस क्या होता है? जब सामने वाले व्यक्ति ने, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो प्रपोजल दिया है ना, उसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। उसने, जो मिस्टर बी है, उस चीज को जो वो उनको ऑफर दे रहे हैं मिस्टर ए, उसको क्या किया? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, उससे क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। ठीक है। क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। मतलब कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ओके। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। आप इस चीज को समझें कि हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि अनुबंध, सबसे पहले तो मेरे जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बिजनेस लॉ से संबंधित चीजें बताई थी कि बिजनेस लॉ क्या होता है। ठीक है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस लॉ क्या होता है। आप चाहें यदि तो मेरा जो लेक्चर शूट हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेक्चर में मैंने आपको बिजनेस लॉ से संबंधित चीजें बताई थी। आज हम बात कर रहे हैं अनुबंध की प्रकृति के बारे में, है ना, कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने प्रस्ताव की चर्चा की, उसके बाद में हमने वचन देखा कि प्रॉमिस कैसे बनता है। जब मिस्टर ए ने बी को प्रस्ताव दिया तो वो प्रस्ताव के संबंधित में आ गया। मिस्टर ए ने क्या किया? गाड़ी बेचने के संबंध में प्रस्ताव दिया और वो गाड़ी खरीदने के संबंध में मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर ए को हामी भर दी। तो वो क्या कहलाया? प्रॉमिस कहलाया। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो है वचनदाता एवं वचन ग्रहीता, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसिंग। इसका मतलब क्या होता है आप समझे। जो वचन देता है, ठीक है, जो व्यक्ति वचन देता है वो वचनदाता कहलाता है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो उस वचन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या कहलाता है? वो वचन ग्रहीता कहलाता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रस्ताव, वचन, वचनदाता, वचन ग्रहीता के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरी भाषा बहुत सिंपल है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। वचनदाता कौन? जो वचन दे रहा है। वचन ग्रहीता कौन? जो वचन ग्रहण कर रहा है। ठीक है। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वचनदाता एक ऐसा व्यक्ति जो वचन देता है उसे वचनदाता कहते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो वचन को ग्रहण कर रहा है, वचन को ले रहा है, उसको क्या कहेंगे? वचन ग्रहीता कहेंगे। इसका डेफिनेशन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रतिफल की श्रेणी में आते हैं। कंसीडरेशन किसे कहते हैं? प्रतिफल किसे कहते
कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण के जरिए समझाया कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को ऑफर दे रहे हैं कि 75,000 रुपए में आप जो है मेरी कार ले लें, है ना। और मिस्टर बी ने क्या कहा कि ठीक है, मैं आपकी कार 75,000 रुपए में ले लूंगा। यहां तक की प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे यदि हम कंसिडरेशन या प्रतिफल को जोड़े तो यहाँ मिस्टर ए को भी कुछ मिल रहा है और मिस्टर बी को भी कुछ मिल रहा है। ठीक है, मिस्टर ए को क्या मिल रहा है, मिस्टर ए को मिल रहे हैं 75,000 रुपए और मिस्टर बी को क्या मिल रहा है, मिस्टर बी को मिल रही है कार। ठीक है, तो इस जो ये जो कार्यवाही चल रही है, जो ये व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं, जो ये प्रकृति चल रही है, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है हमारा प्रतिफल, कंसिडरेशन, जिसको कंसिडरेशन कहते हैं। अब आपको समझ में आया कंसिडरेशन किसे कहते हैं? मैं फिर से बता रही हूं, प्रस्ताव, वचन, वचनदाता, प्रतिफल, यहां तक की क्लियरिटी आपको आ गई होगी कि हम यदि किसी व्यापार को दो व्यक्ति कर रहे हैं तो दो व्यक्ति की करने ये व्यापार करने के दौरान हम कॉन्ट्रैक्ट की यदि बात करें, अनुबंध की बात करें, तो अनुबंध यूं ही नहीं तय हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट यूं ही नहीं तय हो जाता। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं जो कि सिस्टमैटिक होने चाहिए, है ना। तो जहां तक कि संभव है कि आपको प्रतिफल तक समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, हम ठहराव पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ठहराव, एग्रीमेंट, जब हम को प्रतिफल एक दूसरे को मिल गया, पूरी वचनबद्धता आ गई। ठीक है, पहले तो प्रपोजल आ गया, फिर वचनबद्धता आ गई, फिर दोनों को कंसिडरेशन हो गया, मिल गया, एक दूसरे को कुछ चीजें मिल गई, तो वो किसका रूप धारण कर लेती है, वो हमारे ठहराव का, हमारा क्या है, ठहराव, एग्रीमेंट का रूप धारण कर लेती है। और पारस्परिक वचन, ये तो सिंपल शब्द है कि एक दूसरे को जो वचन दे रहे हैं, जो एक दूसरे को वचन निभा रहे हैं, एक दूसरे से क्लियरिटी रख रहे हैं, वो पारस्परिक वचन के अंतर्गत आ गया। इसका डेफिनेशन क्या है, जब दो पक्ष एक दूसरे को वचन देते हैं और उस वचन को पूरा करते हैं, वचन कंप्लीट होते हैं, प्रोमिसेस कंप्लीट होते हैं, एक दूसरे को कंसिडरेशन मिलता है, प्रतिफल मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पारस्परिक एक दूसरे को दिया गया वचन। ठीक है, एक दूसरे को दिया गया वादा कि हम आपके लिए ये करेंगे, आप ये चीज कर रहे हैं, यदि आप मेरे लिए, तो मैं आपको इसके बदले में कुछ दूंगा, इस चीज का वचन, एक दूसरे को देने वाला वचन क्या कहलाता है, पारस्परिक वचन। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो पोर्शन, यहाँ मैंने 6 पॉइंट आपको समझाया। अभी हम क्या समझ रहे हैं, अनुबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनता है। अगर कोई वैध है तो किस तरीके से रहेगा और कोई वैध नहीं है तो किस तरीके से रहेगा। ये जो दोनों चीजें हैं अलग अलग है, इसको हम क्लियरिटी नहीं कर सकते हैं। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन की तहत नहीं चलते तो वो व्यर्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट अभी देख रहे हैं, एक तो है व्यर्थ ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट एंड अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। मैंने आपको पहले जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट का आपको डेफिनेशन दिया था, 2H धारा लगाई थी। उसमें क्या धारा लगती है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में 2H धारा लगती है। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो। ठीक है, वो किसमें आता है, अनुबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, और व्यर्थ ठहराव क्या होता है, वो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता। ठीक है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ऐसा नियम जो राज नियम द्वारा परिवर्तित, ऐसा व्यवसाय या ऐसी का वचन या ऐसा कंसिडरेशन जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो, वो व्यर्थ ठहराव कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। और अनुबंध क्या है, जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय हो। ठीक है, जिसमें राज नियम लगे हो, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हो, इन्फॉर्मेबल बाय लॉ जिसमें आया हो, व्यवस्थित ढंग से लगा हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अनुबंध कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट बच जाते हैं वो है व्यर्थनीय अनुबंध और व्यर्थ अनुबंध। देखिए ये दोनों का डेफिनेशन मेरे साथ क्लियर करके थोड़ा सा लिखा हुआ है कि व्यर्थनीय अनुबंध में लिखेंगे जो एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो और दूसरे की नहीं। ठीक है, कोई भी अनुबंध, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। तो यदि एक व्यक्ति, एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो रहा है परंतु जो दूसरा पक्षकार है उसकी इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं हो रहा है, तो ये जो अनुबंध है वो क्या कहलाता है, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है।
ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज जो एक पक्षकार के लिए लॉ के जरिए तो बिल्कुल सही रह रही है, लेकिन दूसरे पक्ष में वो नियम और कानून जो भी वो व्यापार करना चाह रहा है उसमें उसके कानून की तरफ से उसको ये परमिशन नहीं दी जा रही है, कानून की तरफ से, लॉ की तरफ से उसको ये परमिशन नहीं दी जा रही है, उसके अधिकार में नहीं है, किसके, दूसरे पक्ष के अधिकार में नहीं है, कोई भी सौदा करना उस नियम के विरुद्ध है, तो वो क्या होगा, वो होगा व्यर्थनीय अनुबंध। ठीक है, अगर दो पक्षकार सौदा कर रहे हैं, ठीक है, दो पक्षकार आपस में समझौता कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, प्रतिफल ले रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बन पाता जब तक कि उसमें नियम लागू नहीं होते, कानूनी रूप से नियम लागू नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। यहाँ पे हम व्यर्थनीय अनुबंध की यही चर्चा कर रहे हैं कि एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय है लेकिन दूसरे की नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाएगा। और व्यर्थ अनुबंध क्या कहलाएगा, व्यर्थ जैसे व्यर्थ ठहराव है ना, वैसे ही व्यर्थ अनुबंध भी। ठीक है, जैसे हमने व्यर्थ ठहराव को पढ़ा वैसा ही व्यर्थ अनुबंध भी है कि व्यर्थ अनुबंध क्या होता है, अनुबंध क्या होता है, जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। इसको आप बिल्कुल इजी डेफिनेशन इसका याद कर सकते हैं कि अनुबंध क्या होता है, जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, और व्यर्थ अनुबंध क्या होता है, जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय ना हो, मतलब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे लॉ के हैं वो ना आते हो, एक्सेप्ट नहीं होते हो। तो मैंने आज का जो लेक्चर है आपको वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताया है कि किस तरीके से अनुबंध की प्रकृति होती है। ठीक है, हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा जो एक ये अनुबंध की पुस्तक है, बिजनेस लॉ है, इसको जानने के लिए ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम जो है इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको आगे जो लेक्चर्स हैं मेरे वो समझ में आते जाएं। तो हमने पहले क्या पढ़ा, हमने बिजनेस लॉ, एक बार हम रिवाइज करेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा, बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या, यह एक ऐसी मानवीय क्रिया है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। लॉ मतलब क्या, लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, कानूनी प्रक्रिया, है ना। और यदि हम बिजनेस को और लॉ को जोड़ दें, अच्छा यहाँ पे मैं बोलूंगी लॉ क्यों बनाया जाता है, जरूरी यहाँ पे हम लॉ को थोड़ा अलग करके देखते हैं। ठीक है, लॉ को हम इस रूप में देखते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसमें कि जो भी कार्य हो रहे हैं हमारे भारतवर्ष में, हमारे हर कामों में, हमारे व्यापार में, हमारी जॉब्स में, ठीक है, हमारी संपत्ति में, पूंजी, एसेट, सारी चीजों में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ताकि हम अपनी जितनी भी क्रियाविधि है उसको सही तरीके से संपन्न कर सके और कोई भी समस्या हमारे कोई भी कार्य में ना आए, मतलब हमारे कार्य सुचारू रूप से होते रहे। तो यहाँ पे हम बिजनेस लॉ को जोड़ रहे हैं, तो बिजनेस लॉ में सीधी सी बात है कि हमारा जो व्यापारिक जगत है, हमारा जो व्यापार चल रहा है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिससे कि हमारा व्यापार जो है वो संचालित होता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे। इतनी आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बिजनेस लॉ की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है अनुबंध के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए ये सारे प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ, जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि मिस्टर ए को 75,000 रुपए की कार बेचनी थी, है ना, तो और मिस्टर बी ने वो कार एक्सेप्ट कर ली। अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें कोई लॉ ये थोड़ी ना बोलती है कि आप कार खरीद या बेच नहीं सकते, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जायज है, वो खरीद कार को बेच भी सकते हैं और दूसरा व्यक्ति कार को खरीद भी सकता है। ठीक है, तो ये जायज है, इसमें लॉ जो है उनको सहमति प्रदान करती है, उनको आज्ञा देती है कि आप इस तरह का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई AK-47 राइफल बेचना चाहे, अब समझिएगा, यदि कोई AK-47 राइफल क्या करना चाहे, बेचना चाहे, और दूसरा व्यक्ति भी खरीदना चाहे उसको, तो इनका सब कुछ मतलब कंसिडरेशन तक का जो भाग है वो तो तय हो गया, एक दूसरे को प्रतिफल तक का जो भाग है वो तय हो गया। ठीक है, मतलब कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ठीक है, कंसिडरेशन एग्रीमेंट, ये कंप्लीट हो गया, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि इसमें इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं जुड़ा। आप समझ रहे हैं कि क्या इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आई हैं। तो हमारा जो अनुबंध की प्रकृति का डेफिनेशन है उसके लिए आप लोग 10 पॉइंट्स जो है वो लिख लें, ताकि
ताकि इन 10 पॉइंट्स में अनुबंध की प्रकृति क्लियर हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला अपना आएगा प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, डिस्पोजल, प्रॉमिस, वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है और इसको आप क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसका 2-3 लाइन का डेफिनेशन आप लोग क्लियरिटी के साथ लिख करके, अभी जैसे आप समझ गए होंगे, मैं आशा कर रही हूँ कि मेरी जो भाषा है मैंने बहुत ही इजी मतलब जी सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए यूज की है, ताकि आप लोग जो है अच्छी तरीके से इस लेक्चर को समझ पाए, अपने सब्जेक्ट को समझ पाए। और इसके 2-3 लाइन में आप बहुत ही अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है वो एग्जांपल आप उसमें क्लियर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, और आगे के जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम इसी से संबंधित जैसे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये दोनों का भी एक टॉपिक है जो आपका नेक्स्ट जो लेसन है वो है प्रस्ताव एवं स्वीकृति पर आधारित है, मतलब कि अपना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये दोनों चीजों पे इसी बेस पर हमारा जो दूसरा लेसन है वो आधारित है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च करें, ठीक है, ज्ञान हासिल करो, फिर मैं लेक्चर को आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत इसी तरीके से आप समझ पाएंगे। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम जा रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।